सो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बच्चे ये पार्ट वो है जो कि एनिमल्स के केस में मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स दोनों डील करता है। ठीक है, जैसे हम टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। लेकिन बच्चे ये चैप्टर जो है वो ऑर्गन सिस्टम के बारे में तो डील करेगा, लेकिन वो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं रहेगा। वो रिलेटेड रहेगा 3 अलग अलग फाइलम से, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड फर्दर कॉर्डेटा से, यानी कि क्लास एम्फीबिया से। तो बच्चे इस चैप्टर में हम 2 चीजें करने लगे हैं, यानी कि एनिमल टिश्यूज डील करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यूज डील करेंगे और दूसरा डील करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि टिश्यू और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें डील करना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम डील करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो बच्चे अल्टीमेटली इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को डील करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है एनिमल टिश्यूज दे रही हूँ, उसके बाद ही हम कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे अर्थवर्म और फ्रॉग जो है बेटा, ये वो टॉपिक्स है जो नीट में कवर नहीं होते। ठीक है, तो नीट में ये बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। नीट जो है वो एनिमल टिश्यूज के केस में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के केस में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, और वो पार्ट है एनिमल टिश्यूज का, और दूसरा मेन पार्ट लेता है दैट इज कॉकरोच का, जो कि ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सो उसी एस्पेक्ट से चीजें कवर करते हैं। ठीक है, और बच्चे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के केस में दूसरी चीज ये है कि जो इस बार सिलेबस है एक्चुअली, उसमें सब्जेक्टिव में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, टर्म टेस्ट होंगे, उसमें सिर्फ एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट कवर होने वाला है। उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं किया है सच। ठीक है, बट एटलीस्ट हम कॉकरोच जो है जितना नेसेसिटी है उतना तो डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज के साथ और धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे टिश्यूज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टिश्यूज जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें क्या होता है, हमारे पास सेल्स सिमिलर या डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंगली प्लांट टिश्यू की तरह। वहां पे भी सेल्स सिमिलर और डिफरेंट है, यहाँ पे भी सेल्स सिमिलर और डिफरेंट हो सकते हैं, पर उनका काम, उनका ओरिजिन जो है वो सेम होना चाहिए। काम चाहे डिफरेंट हो, बट लेटर ऑन वो एक ही फंक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब फंक्शन भी एक ही करे, एट द एंड एक ही फंक्शन पूरा करे। दूसरा, ओरिजिन बिल्कुल सेम होना चाहिए सेल्स का, बट सेल्स सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, पर बच्चे इस एनिमल टिश्यू के केस में हम स्पेसिफिकली उन टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोकोमोटरी अरेंजमेंट को सपोर्ट करता है। सो एनिमल टिश्यू जो है इट सपोर्ट्स लोकोमोटरी लाइफस्टाइल, लोकोमोटरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। ऐसा अरेंजमेंट प्लांट्स में नहीं होता अनलेस दे आर गैमीट्स। कुछ गैमीट्स जो है फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, एज इन केस ऑफ एल्गी, वहां पे लोकोमोशन होता है, बट एज सच उनका लाइफस्टाइल जो है वो स्टेशनरी है, सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच रहते हैं। राइट, दूसरा हैज लिमिटेड ग्रोथ और शोज लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि पर्टिकुलर टाइम तक ये ग्रो करेंगे और उसके बाद इनकी ग्रोथ फर्दर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ करेंगे। इनमें जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं और मल्टीपोटेंट सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर सेल्स और पर्टिकुलर लेवल तक ही रहते हैं, और कुछ अगर सस्टेन करते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स और टिश्यूज के लिए ही होंगे, लाइक ब्लड सेल्स। अदरवाइज हमारे पास टिश्यू में फर्दर ग्रोथ नहीं होगी।
ये लिमिटेड ग्रोथ होगी अदर देन सम सेल्स लाइक स्किन। स्किन जो है उसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी रहती है, लीवर में रीजनरेटिव प्रॉपर्टी रहती है, बाकी टिश्यूज जो है उनमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी बहुत लो रहेगी। फर्दर ग्रोथ जो है, डिविजन जो है वो फर्दर ऐसा चाहिए होगा। फाइन। तो एनिमल टिश्यू लोकोमोटरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, लिमिटेड ग्रोथ होगा, स्टेशनरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं करेगा। और बच्चे इसके केस में हार्ड टिश्यू भी है, सॉफ्ट टिश्यू भी है, जो अगेन जॉइंट्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से लोकोमोशन हो पाता है। एंड तीसरी चीज, इट हैज मोर लिविंग टिश्यूज। इसमें लिविंग टिश्यूज जो है वो ज्यादा होते हैं। वहीं अगर हम प्लांट टिश्यू को रिकॉल करें, लास्ट चैप्टर को रिकॉल करें, we discussed about some dead tissues like sclerenchyma, which forms the part of maximum tissues, like in case of xylem and some part of phloem. तो फ्लोएम का पार्ट बना रहा है, स्क्लेरेंकाइमेटस हमने हाइपोडर्मिस भी देखा मोनोकॉट स्टेम के केस। तो बच्चे उस केस से डेड टिश्यू जो है वो ज्यादा रहता है। इनफैक्ट कॉर्क सेल्स आर डेड। तो बच्चे तो लिविंग टिश्यू वहां पे कम है, डेड टिश्यू ज्यादा है, जस्ट टू सपोर्ट द स्टेशनरी लाइफस्टाइल, टू मेंटेन रिजिडिटी। बट एनिमल टिश्यू में ऐसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके केस में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल स्ट्रक्चर्स है, बट उनके लोकोमोटरी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए लिविंग टिश्यू ये मेंटेन करते हैं। तो डेड टिश्यू है लेकिन बहुत कम। तो जब एनिमल टिश्यू में मैं कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो नियरली है 4 तरह के। तो वी हैव कंबाइनिंग 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जैसे प्लांट में एपिडर्मिस काम करता है ना प्रोटेक्शन का, वैसे ही एनिमल में एपिथेलियम काम करता है। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से आप कह सकते हो वो टिश्यू जो कनेक्ट करता है ऑर्गन और टिश्यूज को, और पैकिंग भी करता है। पैकिंग एज एन पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा वो पूरा ग्राउंड टिश्यू बना हुआ था, मोस्टली पार्ट ग्राउंड टिश्यू का। तो उस केस में देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसी पैकिंग टिश्यू से रिजेंबल करता है, जैसे कि पेरेंकाइमा बिल्कुल नियरली वैसा फंक्शन करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू के बाद लोकोमोशन को सपोर्ट कर रहा है हमारा एनिमल टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू इज थर्ड वन जो लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बिकॉज वी हैव कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट्स, तो उतना ही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम रहेगा। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस टिश्यू रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास नियरली 4 टिश्यूज हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैं टिश्यूज बता रही हूँ, वहां पे इसका ओरिजिन भी कवर करेंगे। सो एपिथेलियल टिश्यू पहला टिश्यू था यहाँ पे, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका ओरिजिन क्या है? बिकॉज एनिमल टिश्यू में हमने बात किया है कि एनिमल टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ जर्म लेयर्स, मतलब ओरिजिनेट होता है जर्म लेयर्स, है ना। 3 जर्म लेयर्स होती है ह्यूमंस के केस में, यानी कि सुपीरियर एनिमल्स के केस में, दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। यही 3 जर्म लेयर्स थी ना। तो एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों में से कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता उसके बारे में जानते हैं। मुझे एनिमल टिश्यू उसका ओरिजिनेशन जो है, उसके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल भी है, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। मतलब एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों तरह के जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है, कोई भी हो, एंडोडर्म हो, मेसोडर्म हो, एक्टोडर्म हो, तीनों तरह का।
और बच्चे इस दिस एपिथेलियल टिश्यू सर्व्स प्रोटेक्टिव फंक्शन, चाहे ये एडिशनल कोई भी फंक्शन कर ले, आप आगे देख पाओगे एडिशनल इसके कुछ फंक्शंस हैं, पर बच्चे मेन फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्टिव एरियाज में जहाँ पे फोर्स लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की जरूरत है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू रहता है। लाइक इन केस ऑफ स्किन, आउटर रीजन हमारा एपिथेलियम है, ठीक है। तो बच्चा प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद बात कर रही हूँ सेकेंड टिश्यू की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ और ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेसोडर्म। ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड रहेगा, ठीक है। और बच्चे इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये कनेक्ट करता है ऑर्गन्स और टिश्यूज को, उनके बीच में कनेक्शन बनाता है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज उनके बीच में कनेक्शन मेंटेन करेगा बाय फिलिंग द एम्प्टी स्पेसेस। जो खाली स्पेसेस होती हैं उसको फिल करता है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्शन मेंटेन करना इसका पहला काम है। फर्दर मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे थे, तो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से होगा? वी हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो, वो भी डील करेंगे, बट मेन ओरिजिनेशन कहाँ से है? मेन ओरिजिनेशन है इसका मेसोडर्मल। इट इज अगेन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और बच्चे इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो उसका काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाना। एंड फर्दर और लास्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, वो कौन सी जर्म लेयर से बना? अब वो बना है एक्टोडर्म से बेटा, यानी कि आउटर मोस्ट जर्म लेयर से। सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। और बच्चे इसका काम क्या है? इसका काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि बॉडी को कंट्रोल करना और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ठीक है। तो ये है बेटा 4 तरह के टिश्यूज, जिसमें से एक एक करके हम टिश्यूज डील करेंगे, ठीक है। एक एक करके टिश्यूज डील करेंगे, इनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन करनी है हर एक टिश्यू की, कि एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सी तरह के होते हैं, काम क्या करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सेम फॉर कनेक्टिव, सेम फॉर मस्कुलर एंड सेम फॉर नर्वस टिश्यू। तो बच्चे एक एक करके बात करते हैं, बट मैं सीक्वेंशली ना जाके थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन में जा रही हूँ। पहले नर्वस टिश्यू करूंगी, देन मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू करेंगे, ठीक है। सो बच्चे स्टार्ट कर रही हूँ नर्वस टिश्यू के साथ। सो बच्चे टिश्यू वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल से बने हैं, है ना। तो बच्चे सेल से बने हुए स्ट्रक्चर है किसी, तो कह सकते हो न्यूरॉन टिश्यू जो है, जो नर्वस टिश्यू है, इट्स अगेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बट बच्चे इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल्स, तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। बट क्या सिर्फ न्यूरॉन्स ही है नर्वस टिश्यू में? क्या नर्वस टिश्यू को एडिशनल कोई और फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती? बच्चे न्यूरॉन्स जो है वो मेन काम जरूर कर रहे हैं, बट इसके अलावा इसे और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि न्यूट्रिशन की, कुछ बैरियर्स क्रिएट करने की, इम्यून फंक्शन की। तो ये सारे फंक्शन जो है वो पूरा करना जरूरी है, जो इसी के टिश्यू के पार्ट्स करते हैं। तो बच्चे वो है हमारे पास न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स। तो बच्चे अभी तक हमने यही पढ़ा है कि न्यूरॉन से नर्वस टिश्यू बना है, डेफिनेटली बना है, लेकिन बच्चे कुछ चीजें हम हमेशा स्किप करते हैं, यानी कि न्यूरोग्लायल सेल्स जो नर्वस टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं, जो काफी हद तक प्रोटेक्टिव फंक्शन, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पूरे करते हैं नर्वस टिश्यू के लिए। तो इसीलिए इन दोनों तरह के सेल्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैं कवर कर रही हूँ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का पहले स्ट्रक्चर जानेंगे।
न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं वो भी जानना है हमें, ठीक है, लेकिन वो लेटर चैप्टर्स का हिस्सा है, तो उसकी बेसिक फंक्शनिंग उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसको कुछ ब्रीफ आइडिया हम यहीं पे लेंगे। तो बच्चे न्यूरॉन्स जो है दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल मीटर्स में रेंज आता है इनका, तो दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसको बॉडी में हर तरफ जाके कम्युनिकेशन करना होता है, यानी कि कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स जो है वो पूरे करने होते हैं। कौन सा स्टिमुलस आया, कौन सा रिस्पॉन्स बन रहा है, कहाँ जाना है उसे, वो सारी चीजें। और बच्चे अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, इट इज हाईली ब्रांच्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। Highly branched and made up of three main parts. तीन मेन पार्ट्स से बना हुआ है। तो जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो डिटेल में करने जा रही हूँ वो एक पर्टिकुलर तरह का न्यूरॉन है जो मैक्सिमली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अदरवाइज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हम इस टॉपिक के एंड में करने वाले हैं। तो बच्चे थ्री मेन पार्ट्स, सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट्स, जिन्हें हम स्मॉलर ब्रांचेस से जानते हैं। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर है वो डेंड्राइट्स होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। डेंड्राइट टर्म उन ब्रांचेस को दी जाती है जिनका फेट जो है वो डिसाइडेड है कि वो इंफॉर्मेशन को कहां से कहां तक लेके जाएंगे। तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो हैं वो नाम दिए गए हैं उनकी एक्टिविटी के बेस पे, उनकी एक्टिविटी किस डायरेक्शन में हो रही है। दूसरा, सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी कहा जाता है और सोमा भी कहा जाता है। इन सबके फंक्शन हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। वहां पे बताएंगे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सॉन एंड फोर्थ स्ट्रक्चर डेंड्राइट किस बेसिस से कहे जाते हैं। तो अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ एक डायग्राम जिसमें हमें तीन पार्ट्स दिखाएंगे और उनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पहला पार्ट है, ये आ गया हमारे पास ब्रांचेस। ये ब्रांचेस जो आप देख रहे हो ये स्मॉलर ब्रांचेस जरूर हैं, लेकिन अगेन हम इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्मॉलर है स्ट्रक्चर में और मल्टीपल है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ब्रांचेस मल्टीपल भी हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई मल्टीपल ब्रांच है तो वो ही डेंड्राइट कही जाएगी सिर्फ। कुछ इस तरीके से हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है विद प्रॉपर न्यूक्लियस, ठीक है। अब मुझे एक ये ब्रांच बना रही हूं जो काफी लॉन्गर रहती है नॉर्मली भी, और उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस में बाइफरकेट हो डिवाइड हो जाती है बेटा। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब बच्चे ये जो ब्रांच है काफी लॉन्ग होती है और न्यूरॉन जो है वो एक स्पेशल तरह से काम करता है बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो उसको लीकेज से बचाने के लिए इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय सम शीट, जो कि फैट बेस्ड शीट होती है जो स्पेशल तरह के सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल है, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे मिलेंगे जो ये शीट बनाते हैं।
इस तरीके से, कंटिन्यूटी में नहीं होगी, गैप रहेंगे इस शीट में बेटा, ठीक है। सो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। अब मैं कुछ और चीजें बना रही हूँ जो कि ग्रैनुल्स हैं, और ये ग्रैनुल्स कुछ ऑर्गेनेलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनेलीज को, क्योंकि न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ केमिकल्स भी चाहिए जो ग्रैन्यूल्स ही बनाएंगे, और ये सिर्फ सेल बॉडी में ही नहीं, डेंड्राइट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट। पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट ये जिसे आप डेंड्राइट कह रहे हो, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। उसके बाद ये पार्ट जो है ये जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जहां से डेंड्राइट ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसे सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी दूसरा नाम सोमा, तीसरा नाम साइटोन, किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड फर्दर फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि सेल बॉडी के खत्म होते ही उसके बाद स्टार्ट हो जाता है इस होलर एंड तक एक स्ट्रक्चर दैट इज एक्सॉन। तो ये 3 रीजन्स हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों ही सेल बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं बेटा, ठीक है। अब बच्चे सेल बॉडी में और डेंड्राइट में कुछ स्ट्रक्चर्स है जिन्हें कहा जाता है निसल्स ग्रैनुल्स, निसल्स ग्रैनुल्स, ठीक है। दीज आर मासेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। उसके बाद हमारे पास डेंड्राइट से ओरिजिनेट हुआ है साइटोन से, और साइटोन से ही बेटा एक्सॉन भी ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन और एक्सॉन जो है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है ना, उस पॉइंट को एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है, एक्सॉन हिलॉक। ये पॉइंट जो है एक स्पेशल चीज का और स्पेशल अरेंजमेंट का एंड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैसेज जब ट्रांसमिट होना होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो न्यूरॉन को जंक्शंस बनाने होते हैं, जॉइनिंग पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो एक्सॉन हिलॉक के बाद हमारे पास जॉइनिंग पॉइंट्स नहीं बनते, इसके ऊपर ही बनते हैं। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद कोई भी जंक्शन नहीं बनेगा, इसके बाद सिर्फ मैसेज आगे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो मैसेज आगे किससे ट्रांसमिट होगा, एक्सॉन से, जो कि पैक्ड है एक शीट से जिसे कहा जाता है माइलिन शीट। माइलिन शीट फैट बेस्ड शीट है। स्फिंगोलिपिड्स पढ़ा है ना बायोमोलिक्यूल में, तो बस वही माइलिन शीट से बना बेटा। तो बच्चे माइलिन शीट कंटिन्यूस नहीं होती, उसमें गैप्स होते हैं, उन गैप्स को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर। इन सब चीजों का अपना अपना कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद बच्चे ये एक्सॉन जो है वो टर्मिनल आर्बोरेशन यानी कि मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, अल्टीमेटली एंड्स इनटू अ swollen structure that is synaptic knob। तो ये है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, ठीक है, जिसमें 3 मेन रीजन्स है और हर एक रीजन में कोई ना कोई अपनी स्पेसिफिसिटी है और फंक्शन। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ डेंड्राइट्स वाला पोर्शन, कि ये डेंड्राइट जो है, ये जो आपको स्मॉलर ब्रांचेस दिख रही हैं, ये क्या है और क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहला डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स आर branch structures which originates from cyton। ये सेल बॉडी दिख रही है, इसी से ओरिजिनेट कर रहे हैं, which originates from cyton। ये साइटोन से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे आप सोमा या सेल बॉडी कुछ भी कह सकते हो। और बच्चे दिस डेंड्राइट्स हैव अ फेट, फेट यानी कि उसका एक फंक्शन है जिसकी वजह से इसको अलग स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एक्सॉन या एक्सॉन को डेंड्राइट नहीं कहा जाता, ठीक है।
वो ये कि डेंड्राइट जो है इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है क्या? इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेज है बेटा, वो मैसेज जो बॉडी को ट्रांसमिट करना है। तो इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स टुवर्ड्स साइटोन, यानी कि यहाँ पे कोई सेंसरी पार्ट है न्यूरॉन के ऊपर, तो बच्चे वो सेंसरी पार्ट से इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी डेंड्राइट के पास और डेंड्राइट उसे साइटोन की तरफ भेजेगा, सेल बॉडी की तरफ। तो इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो मतलब इसका काम है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, यानी कि हमारे जो सेंसरी पार्ट है लाइक स्किन, आईज, नेजल एपिथेलियम, सबकी तरफ डेंड्राइट रहेगा, क्योंकि डेंड्राइट में ही ये पोटेंशियल है कि वो इंफॉर्मेशन को पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन को आगे पास करेगा तो सिर्फ और सिर्फ साइटोन की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से डेंड्राइट को अलग से आइडेंटिटी मिली है, एक्सॉन वाली आइडेंटिटी उन्हें नहीं मिली। ठीक है, जबकि वो ब्रांच है लाइक एक्सॉन भी। ब्रांच थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है, उनमें माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती, बट वी हैव सम मोर न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीट की कवरिंग भी एब्सेंट रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेंड्राइट और ये नियरली सिमिलर रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चे, तो हम एक्सॉन को कभी मिक्स नहीं करते डेंड्राइट के साथ, क्योंकि उसका फंक्शन ही पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली उसे रिलेट ना भी करें तो भी ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। और बच्चे सबसे बड़ी बात, डेंड्राइट में निसल्स ग्रैन्युल्स होते हैं, निसल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड दिस निसल्स ग्रैन्युल्स आर masses of rough endoplasmic reticulum plus ribosomes। और बच्चे ये सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये न्यूरोट्रांसमिटर्स सिंथेसाइज करते हैं विच आर प्रोटीन इन नेचर। तो बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर को फंक्शन करना होता है, जैसे न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही केमिकल इंफॉर्मेशन को भी वो ट्रांसमिट करते हैं बेटा, यानी कि केमिकल फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, और वो केमिकल स्ट्रक्चर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेटा। ठीक है, जो कि निसल ग्रैन्युल बनाते हैं। तो निसल ग्रैन्युल्स मेनली प्रेजेंट रहते हैं सेल बॉडी में, बट कुछ अमाउंट उनका डेंड्राइट में भी रहता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निसल ग्रैन्युल कहाँ पे है, और आपके पास तीन ऑप्शन तो ये है कि डेंड्राइट, एक्सॉन या सेल बॉडी अलग अलग से हैं, तो बच्चे प्रायोरिटी देनी है तो सेल बॉडी को देनी है उस केस में। तो डेंड्राइट में भी कुछ अमाउंट ऑफ निसल ग्रैन्युल देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चे मेनली साइटोन जो है वो बनाता है निसल ग्रैन्युल्स, और बच्चे वहीं पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चे ये हो गए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट्स। नाउ नेक्स्ट, साइटोन, द सेल बॉडी। तो बच्चे सेल बॉडी यानी कि साइटोन और सोमा, इट हैज न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट, रेगुलेटिंग पार्ट यू कैन से, क्योंकि न्यूक्लियस का होना से ही ये पार्ट रेगुलेटिंग बन जाता है। तो न्यूक्लियस है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें फंक्शन इसको हर वक्त करना होता है न्यूरॉन्स को, इनफैक्ट स्लीपिंग मोड में भी, तो इसीलिए इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा, इसमें निसल ग्रैन्युल्स भी हैं, बाकी हमने ये चीज तो बात की ही है कि इसमें से डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, बाकी निसल ग्रैन्युल्स का आपको फंक्शन पता चल गया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, सो ये हो गए बच्चे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। अभी तक हमने इतना पोर्शन कवर किया है, अब हमें बात करनी है इस मेन पार्ट की, जो कि पूरी की पूरी इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करता है। तो इंपल्स बार बार रिपीट कर रही हूँ, इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, चार्ज फॉर्म में है, और वो बॉडी की इंफॉर्मेशन है जो एक से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, सो जो कि नर्वस टिश्यू का काम भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। तो कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, जो न्यूरॉन्स की वजह से ही पॉसिबल है।
नाउ द थर्ड पार्ट, एक्सॉन। सो एक्सॉन जो है बेटा, इट्स अ लॉन्ग ब्रांच which originates from साइटोन अगेन। तो बच्चे वो साइटोन से यानी कि सोमा से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एट अ पॉइंट कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। उसे एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। एक्सॉन हिलॉक वो पॉइंट है जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होगा, वो सेल बॉडी का वो हिस्सा, ठीक है। और बच्चे दिस एक्सॉन एंड्स इन स्वोलन स्ट्रक्चर्स, ये है स्वोलन स्ट्रक्चर्स इनमें, कॉल्ड एज साइनैप्टिक नॉब। उसे साइनैप्टिक नॉब कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चे चार्ज जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है, तो यहाँ से मूव करने के दौरान लंबा पैसेज है, तो मूव करने के दौरान चार्ज लीकेज के चांसेस होते हैं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयनिक चैनल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बच्चे उसमें आयनिक चैनल्स होंगे, लीकी चैनल्स होंगे, जिसमें से चार्ज लीक होता जाएगा। तो उससे बचाने के लिए न्यूरॉन के एक्सॉन ने अपने ऊपर एक फैट की कवरिंग कर ली है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। और इस माइलिन शीट को बनाने के लिए कुछ सेल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चे इट हैज फैटी कवरिंग कॉल्ड एज माइलिन शीट। अब बच्चे विच इज फॉर्म्ड बाय, ये शीट जो है वो दो तरह के सेल्स बनाते हैं। पहला है श्वान सेल्स, फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स, और दूसरे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये दो तरह के सेल्स हैं जो कि बनाते हैं बेटा माइलिन शीट। तो बच्चे श्वान सेल्स जो हैं वो बनाते हैं माइलिन शीट इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पीएनएस। और दूसरे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसकी माइलिन शीट जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। तो इट फॉर्म्स माइलिन शीट इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और बच्चे इसके कैसे माइलिन शीट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, माइलिन शीट हैज गैप्स, क्योंकि बच्चे ये माइलिन शीट क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। चार्ज जो है उसको लीकेज से बचाने के चक्कर में हमने चार्ज के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो रेजिस्टेंस जो है अगर एक कंटिन्यूस रहेगी शीट तो इसमें रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो इसमें इसीलिए गैप्स होते हैं जिसे नोड ऑफ फ्रंटियर कहते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो किसी हद तक कम हो सके और चार्ज इवनली पास कर सके आगे की तरफ। तो इट हैज गैप्स कॉल्ड एज नोड्स ऑफ फ्रंटियर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। और एक बार जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। हमारे पास लेट्स से दिस इज एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल जो है वो किस तरीके से शीट बनाते हैं, जैसे एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल क्या करेगा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचता जाएगा और उसके ऊपर रैपअप करता जाएगा, खींचता जाएगा, रैपअप करता जाएगा। तो अगर इस एक्सॉन का क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, यानी कि सर्कुलर सेक्शन, इस तरीके से सर्कुलर सेक्शन रहेगा। क्या करते हैं, ये सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन में क्या दिखेगा आपको, एक जगह दिखेगा न्यूक्लियस इस तरीके से, और फिर दिखेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है, वो कॉइल हुई है इसके ऊपर ऐसे। ये श्वान सेल है जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप कर रहा है और इसके ऊपर एक फैट शीट बना रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप अप करता जाएगा और शीट बनाता जाएगा। तो इस तरीके से शीट होती है और उसके ऊपर एक फाइनल लेयर होती है, दैट इज न्यूरेलेमा। न्यूरेलेमा जो है वो रहेगा,
माइलिन शीट के ऊपर। सो न्यूरिलेमा, उसके अंदर माइलिन शीट जो कि श्वान सेल्स बना रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बच्चे उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास एक्सॉन की, जिसे एक्सोलिमा कहा जाता है। तो अंदर है एक्सोलिमा, और एक्सोलिमा के अंदर का साइटोप्लाज्म जिसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऐसा अरेंजमेंट रहता है फाइनली हमारे पास, ये चीज है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो न्यूरोलेमा सबसे बाहर, देन माइलिन शीट, देन एक्सोलिमा, उसके अंदर एक्सोप्लाज्म। तो ये हो गया पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। लेकिन बच्चे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जो है उनमें वेरिएशन रहती है, डिफरेंट स्टेजेस में भी, डिफरेंट एरियाज में भी। ठीक है, जिसकी वजह से हम एक टाइप्स जो है वो कवर करेंगे। तो टाइप्स को कवर करने के बाद हम बात करेंगे कि नर्वस टिश्यू से नर्व कैसे बनती है। ठीक है, न्यूरॉन से नर्व जो है वो किस तरीके से बनेगी। तो बच्चे अब नर्वस टिश्यू की मैं टाइप्स करने जा रही हूँ, यानी कि टिश्यू की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। तो सबसे पहले टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीट। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, माइलिन शीट के बेसिस पे। तो बच्चे माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो न्यूरॉन को कहा जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है। और बच्चे जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है वहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर होता है। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर। Impulse transmission is faster and seems like in a jumping arrangement. ऐसा लगता है कि इम्पल्स जंप करके जा रही है, और इस ट्रांसमिशन को कहा जाता है सैल्टेशन, कॉल्ड एज सैल्टेशन। तो बच्चे होता क्या है, लेट्स से दिस इज अ न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, इसका ये एक्सोलिमा है। तो एक्सोलिमा के ऊपर माइलिन शीट है दिस वे। ये माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इंपल्स को ट्रांसमिट कहां से होना है, इस पोजीशन जहां पे नोड ऑफ रेंडियर है, इस पोजीशन से दूसरे नोड ऑफ रेंडियर तक। ठीक है, तो इसी तरीके से इंपल्स जो है वो इस तरीके से ट्रांसमिट होती है। जब आप आगे कंडक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ोगे उस दौरान आप फिगर आउट कर पाओगे कि किस तरीके से ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे होता है जंप की तरह। क्योंकि माइलिन शीट तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, तो पूरा पैसेज इसको इंपल्स को पास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंपल्स प्रॉपरली बनेगी नहीं। तो इसलिए वन नोड ऑफ रेंडियर टू सेकेंड टू थर्ड इस तरीके से ट्रांसमिट होती है, यानी कि नोड ऑफ रेंडियर टू नोड ऑफ रेंडियर। ये वाला बीच वाला रास्ता जो माइलिन शीट वाला वो बाईपास हो जाता है, जिसकी वजह से इंपल्स फास्टर ट्रांसमिट होती है। बट नॉन माइलिनेटेड के केस में देखोगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में माइलिन शीट एब्सेंट रहती है, तो इंपल्स को पूरा रास्ता कवर करके जाना होता है, वो बाईपास नहीं कर सकता कुछ भी, कोई भी पार्ट को। ठीक है, तो इसलिए इंपल्स ट्रांसमिशन इसमें स्लो रहता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में मेन न्यूरॉन्स जो है वो माइलिनेटेड है बेटा। ठीक है, तो नो माइलिन शीट इज प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा, impulse transmission is comparatively slower than that of myelinated neurons. Like in case of myelinated neurons, impulse transmission is slower. ठीक है,
तो ये है बेटा हमारे पास दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। लेकिन बच्चे अभी सिर्फ इतनी टाइप्स नहीं है, अभी हमारे पास और भी टाइप्स। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो बच्चे ये टाइप्स जो है वो बेसिकली मैं ले रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर से अगेन, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो रिलेटेड एस्पेक्ट से इसलिए यहीं पे कवर कर रही हूँ। तो टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है अगेन। तो सबसे पहला नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नॉन पोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिसमें ब्रांचेस जो है वो डिटरमाइन नहीं होती, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी साइड पे जा रही है, कोई डिटरमाइन नहीं है। और ऐसा अरेंजमेंट जो है वो रहता है हमारे पास उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें पहली बार न्यूरॉन्स देखे गए हैं, दैट इज इन सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में पहली बार न्यूरॉन्स देखे गए बेटा, वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूरॉन्स बने। तो उनमें इसी तरीके से नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं, यानी कि कोई भी ब्रांच स्पेसिफिकली डेंड्राइट या एक्सॉन में नहीं जा सकती। दूसरा है यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी कि पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में, या तो डेंड्राइट हो सकता है या तो एक्सॉन होगा, ठीक है, वो भी एक सिंगल। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इसमें, विद नो डेंड्राइट बट सिंगल एक्सॉन, इस तरीके से। तो इसके केस में सिंगल एक्सॉन इज प्रेजेंट, मतलब एक सिर्फ एक्सॉन ही होगा, तो ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट। और ऐसा अरेंजमेंट किसमें रहता है? ऐसा अरेंजमेंट रहता है ह्यूमन के केस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इन ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो में इनिशियली स्टार्टिंग स्टेजेस में ये न्यूरॉन रहता है जो फर्स्टली बनता है। उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती है वैसे वैसे अरेंजमेंट चेंज होता जाता है। उसके बाद बायपोलर। बायपोलर न्यूरॉन्स पता चल गया दो फेट है, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, सिंगल डेंड्राइट एंड एक्सॉन, एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सॉन होगा। इस तरीके से एक डेंड्राइट आ गया और दूसरा एक्सॉन। ठीक है, तो ऐसा रहता है हमारे आई में जो रेटिना है सेंसिंग सेल्स है, सेंसरी सेल्स उसके साथ एसोसिएटेड इन रेटिना ऑफ आई। एंड बच्चे हमारा जो नेजल एपिथेलियम है वहां पे भी बायपोलर सेल्स होते हैं। एंड नेजल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम यानी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो स्मेल करने में हेल्प करता है, वहां पे भी सेम तरह के सेल्स होते हैं, बायपोलर। उसके बाद एक और है जो मेंशन करूंगी, दैट इज स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो मीन्स फॉल्स, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा ना फॉल्स, तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिसमें पहले तो वो यूनिपोलर होंगे बट लेटर बिकम्स बायपोलर, लेटर वो बायपोलर बन जाते हैं अपनी ब्रांच को डिवाइड करके। तो बच्चे इसकी एग्जांपल थोड़ी सी डिफिकल्ट है जो लेटर ऑन समझ आएगी। स्पाइनल कॉर्ड में एक ब्रांच होती है, वहां पे ना एक मास ऑफ न्यूरॉन होता है, मास ऑफ न्यूरॉन को गैंग्लियन कहा जाता है ना। तो बच्चे उसकी एक रूट है स्पाइनल कॉर्ड की, जैसे मैंने कहा ब्रांच है जिसे रूट कहा जाता है, डोर्सल साइड वाली रूट है, इन डोर्सल रूट, और उस डोर्सल रूट के गैंग्लियन में होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो डोर्सल रूट है उसके गैंग्लियन में ये प्रेजेंट रहेगा। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लियन यानी कि मास ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो जो उसकी डोर्सल रूट रहेगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जब क्रॉस सेक्शन देखोगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसमें से ये वाली रूट आएगी, डोर्सल रूट दोनों साइड से,
ये डोर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट। तो डोर्सल रूट में ना मास ऑफ न्यूरॉन होता है, ये मास ऑफ न्यूरॉन दिखते हैं बल्जिंग, इसको गैंग्लियन कहा जाता है। तो इस डोर्सल रूट के गैंग्लियन में हमारे पास स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं। और लास्ट है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वही न्यूरॉन है जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी अभी किया, विद मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड सिंगल एक्सोन, जो हमारी बॉडी में मेनली प्रेजेंट रहते हैं। तो मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड सिंगल एक्सोन। सो ये हो गया बच्चे हमारे पास न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बाकी कुछ और न्यूरॉन्स भी हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। वो भी कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हैं उनके फेट के बेसिस पे कि किस तरीके का फेट है, डायरेक्शन क्या है इम्पल्स ट्रांसमिशन की, ठीक है।